नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। बुलेटिन में स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी। जी हां, जाने माने डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे। हम बात करेंगे डॉक्टर से। आपका कोई भी सवाल हो तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर फोन करिए और डॉक्टर से सीधे बातचीत करिए। देश में बीते 24 घंटे में 3,23,144 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 2,771 संक्रमितों की मौत हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकॉर्ड 2,51,827 मरीज ठीक भी हुए हैं। संक्रमण को मात देने वालों का यह आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा है। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी पर भी कुछ लगाम लगता दिख रहा है। इस बीच राहत की बात यह है कि दिल्ली में बढ़ते मौत के आंकड़े के बीच में ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच गई है, जिसके बाद अब लोगों को ऑक्सीजन मिलने की आस बढ़ गई है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का असर दिखा है। बीते एक दिन में 20,000 मरीज कम हुए हैं। देश में कोरोना संकट और ऑक्सीजन की कमी को लेकर हम चर्चा करेंगे। देश के बड़े डॉक्टर्स के साथ ही साथ देश से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे कॉल्स लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही उनके मन में कोरोना संकट को लेकर जो सवाल है, हमारे एक्सपर्ट्स उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एमपी के ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एमपी के ग्वालियर में कमल राजा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। ऑक्सीजन की कमी की खबर लगते ही मरीजों के परिजन सख्ते में आ गए हैं और अस्पताल में अफरा तफरी मच गई है। आनंद फानन में ऑक्सीजन का टैंकर भेजा गया है। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। अफरा तफरी का माहौल है, परिजन परेशान है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर भिजवाए गए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। ऑक्सीजन खत्म हो गई है। ये तस्वीर जो है वो कमला राजे अस्पताल की है। आप देखिए, लोग आगे आगे चल रहे हैं। जैसे ही सिलेंडर आया, एक आस लगी कि हाँ, मरीजों को बचाया जा सकता है। लोग आगे आगे दौड़ रहे हैं और डॉक्टर्स और जो टीम है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वो भी परिजनों को समझा रहे हैं कि ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, लेकिन टैंकर आ गया है। और ये आपको अटलांटा हॉस्पिटल गाजियाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर अलार्म बज चुका है। ऑक्सीजन 45 मिनट की मात्र बाकी है। ऑक्सीजन की किल्लत फिलहाल पहले से कुछ कम हुई है, लेकिन अभी भी ये कहा जाए कि ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो गई तो बिल्कुल गलत है। हालांकि आज अरविंद केजरीवाल ने बताया कि वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं टैंकर्स। उन्होंने ये भी बताया कि 41 नए ऑक्सीजन प्लांट्स दिल्ली में लगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी विदेश की तरफ से भारत को दिए गए हैं, टैंकर्स भी आए हैं, लेकिन ये सब काम हो रहा है। अभी ग्राउंड पर लोग परेशान हैं। पूरे देश में कोरोना कहर बरपा रहे हैं। नोएडा में इस महामारी का खौफ इतना बढ़ गया है कि दाह संस्कार के बाद परिजन अस्थियां लेने शवदाह नहीं जा रहे हैं। इस वजह से अस्थियां रखने के लिए बने लॉकर भर गए हैं। शवदाह में खाली जगहों पर अस्थि कलश को रखा जा रहा है। सब में की अलग अलग नंबर डाला जा रहा है ताकि बाद में जब परिजन उन्हें लेने आए तो ज्यादा दिक्कत ना हो। अस्थियां लेने को लोग तैयार नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं कि जहां जाएंगे अस्थि लेने, वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ संक्रमण है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनेशन चल रहा है। ऐसे में जो व्यक्ति जा रहा है लेने, उसके अंदर भी ये डर है कहीं ऐसा ना हो वो कोविड पॉजिटिव हो जाए अस्थियों के चक्कर में। और उसके बाद आज के जो हालात हैं ऑक्सीजन के, बेड्स के, डॉक्टर के, आईसीयू के, वेंटिलेटर के, वो सब बताते हैं कि अस्थियां तो कुछ दिन बाद भी ली जा सकती है, लेकिन अगर एक बार आप कोविड पॉजिटिव और क्रिटिकल हो गए तो शायद आपको भी आगे ही बढ़ना पड़ेगा। हमारे साथ एक बड़ा डॉक्टर्स का पैनल होगा। सीधे अपने पैनल की तरफ आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला है, वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर श्रुति मलिक है, जो कि डायरेक्टर है रेडिक्स हॉस्पिटल की। आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर चावला, पहला सवाल सीधा सीधा आपसे। डॉक्टर पॉल ने कल कहा है कि आप घर में भी रहिए तो मास्क पहन कर रखिए, ये क्यों कहा डॉक्टर पॉल ने? देखिए, मैं आपको बता दूं अजय जी कि हमारी सोच डेली बदलती रहती है। जब आज से पिछला कोरोना आया था तो हमारा मानना था कि जो ये कोरोना वायरस है ये एयरबॉर्न नहीं है। एयरबॉर्न मीन्स कि ये हवा में ज़्यादा देर रह नहीं सकता, इसके ड्रॉपलेट्स बड़े हैं, उसके ड्रॉपलेट्स फटाफट सरफेस पे सेटल हो जाते हैं। आपको याद होगा पिछली बार हम सरफेसेस को सैनिटाइज करने की बात बहुत ज़्यादा करते थे। अब ये मानना है कि इसके जो छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में कुछ लंबा जा सकते हैं, अप टू 3-4 मीटर्स। तो ये नई सोच कहती है कि ये हवा में ज़्यादा देर रुक सकता है, वो अप टू द एक्सटेंट कि
अगर घर में भी 6 लोग बैठे हैं और वो 2-3 मीटर आसपास भी बैठे हैं, तो वो एक इंसान अगर उसमें से कोई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है या कोई लेस सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, तो वो दूसरे को फैला सकता है। हालांकि इस सोच की पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि ये शब्द कहना डॉक्टर पॉल का, ये व्यवहारिक तौर पे आम लोगों के व्यवहार में एक डॉक्टर चावला, क्या इसको एसोसिएट कर सकते हैं जो कुछ दिन पहले लैंसेट की रिपोर्ट आई थी और 3 बड़े देशों के साइंटिस्टों ने माना था कि अब ये एयरबॉर्न हो गया है, क्या इससे इसको कोरिलेट किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है। इवन आई वुड से, इवन जब लास्ट ईयर भी कोरोना आया था, हालांकि इसकी रिसर्च ने कोई पुष्टि नहीं की थी। तो आई वुड ऑल्सो से दिस वायरस इज ऑल्सो, जो या न्यू म्यूटेशंस हैं या हमें पता नहीं चला था पहले, और जो न्यू म्यूटेंट्स आए हैं, जो डबल या ट्रिपल वेरिएंट्स आए, म्यूटेंट्स आए हैं, वो शायद एयरबोर्न हैं। बट इसका जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हर इंसान फुल टाइम 24 घंटे, एक्सेप्ट जब वो अकेला है, उसके रूम में कोई नहीं है, वो टोटल मास्क लगा के रहे या ना रहे? इसको अगर हम आम जनता को एडवाइस कर भी दें, तो आप सोच सकते हैं व्यवहारिक रूप में इसको फॉलो करना इज नॉट ओनली डिफिकल्ट बट कठिन होगा डॉक्टर साहब। लेकिन हाँ, ये बात आपका कहना ठीक है कि अगर आप घर में हैं, आपको लगता है कि कोई असिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी है, तो आप मास्क पहनिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप बाहर लोग जा रहे हैं तो 2 मास्क पहनिए। आप घर में हैं, आपको लगता है कोई असिम्प्टोमेटिक है या किसी व्यक्ति का जो कि फ्रंटलाइन वर्कर है, डॉक्टर है, मेडिकल सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, डेली नीड्स, एसेंशियल नीड्स से जुड़ा हुआ है, उसका एक्सपोजर ज्यादा है, तो आप जब उसके साथ रहिए तो एक मास्क पहनिए, स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। डॉक्टर श्रुति को भी लाना चाहूंगा। डॉक्टर श्रुति, अब ये भी एडवाइस बार बार आ रही है कि आप घर में अगर हैं डॉक्टर श्रुति, तो आप वेंटिलेशन ज्यादा रखिए, एग्जॉस्ट चला के रखिए, एयर प्यूरिफायर्स को ऑन रखिए, बहुत ज्यादा मतलब क्लोज्ड एनवायरनमेंट में आप मत रहिए। आप खिड़कियां खोल दीजिए, एग्जॉस्ट फैन चला दीजिए, एयर प्यूरिफायर चला दीजिए। क्या इससे भी फायदा होगा लोगों को? देखिए, डॉक्टर चावला ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके आगे ही मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगी कि जो ये लैंसेट की स्टडी आई थी, उन्होंने ये देखा कि अगर 2 अलग अलग कमरे में, एक कमरे में जहां पे इन्होंने पॉजिटिव पेशेंट्स को रखा और उसी के बगल वाले कमरे में जो है उन्होंने देखा कि वो नेगेटिव पेशेंट्स थे, तो देखा गया कि ये नेगेटिव पेशेंट्स जितने थे वो भी पॉजिटिव हो गए और इंडोर एनवायरनमेंट में ये वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है। इस की वजह से ही अगर आप देखिए, अगर एक घर में एक आदमी भी संक्रमित हो रहा है तो उसके बाकी सारे परिजन हो जा रहे हैं, और यही चीज प्रूव हो रही है कि ये एयरबॉर्न है, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप मास्क पहन के रखिए। बट जहां तक वेल वेंटिलेशन की बात है, बहुत अच्छा तरीका है ये अपने घर को ओपन करके क्रॉस वेंटिलेशन करने का। ठीक है डॉक्टर श्रुति, आप दर्शक हमारे साथ हैं, शकील खान मध्य प्रदेश से। शकील जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा प्रॉब्लम ये है सर कि मैं पॉजिटिव हुआ था। हेलो जी शकील जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं पॉजिटिव हो गया था। मैं उसके बाद मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको इन्फेक्शन नहीं, उन्होंने काफी इलाज किया, मैं हॉस्पिटलाइज भी रहा और मुझे रेमडेसिविर भी लगे। तो मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अब अभी 3-4 दिनों से मुझे वॉमिट टाइप होता है और घबराहट होती है अंदर से। ठीक है डॉक्टर श्रुति, अब रेमडेसिविर लग चुका है, पेशेंट कोविड पॉजिटिव था, घबराहट होती है, ऐसा कहना है शकील जी का। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगी शकील जी आपको कि पोस्ट कोविड जो है बहुत ज्यादा थकान, टायर्डनेस जैसी चीजें सामने आ रही हैं। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत घबराहट है, तो एक बार आप फिजिशियन से अपने कंसल्ट करें, आप अपनी हार्ट रेट को चेक कराएं कि कहीं कोई और इशू नहीं है। बट ये इश्यूज काफी तौर पे जो है वो सामने आ रहे हैं पोस्ट कोविड पेशेंट के। तो मैं ये बोलूंगी बहुत चिंता का विषय नहीं है, बट अगर ये चीज कंटिन्यू कर रही है तो आप फिजिशियन के साथ टच में आइए और वो एक बार आपको चेक करके प्रॉपरली एग्जामिन करके बता देंगे कि हार्ट रेट आपकी क्यों बढ़ रही है। ठीक है डॉक्टर चावला, मैं इसमें चाहूंगा कि आप भी बताइए। देश में हमने देखा कि कई ऐसे शहर थे, छोटे शहर थे, जहां बहुत ज्यादा मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। वहां लोग कोविड पॉजिटिव हुए, पॉजिटिव के बाद इलाज हुआ, आइसोलेट हुए, एडमिट हुए, उसके बाद निगेटिव हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी काफी कॉम्प्लिकेशंस आता है जिसको हम पोस्ट कोविड कहते हैं। चाहे वो लिवर में हो, किडनी में हो,
साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आई थी। तो ये पोस्ट कोविड लंबी प्रॉब्लम्स थी। और एक चीज जो हमने सबसे ज्यादा कॉमन देखी, जो मैंने पढ़ा, हो सकता है मैं गलत हूं, आप मुझको सही करिएगा, जो मैंने सबसे ज्यादा स्टडी किया कि पोस्ट कोविड या जो कोविड की मेडिसिन और स्टेरॉइड दिए गए, उसमें सबसे ज्यादा ब्लड थिकनेस की प्रॉब्लम देखी गई लोगों के अंदर, कि ब्लड जो था वो बहुत थिक हो रहा था, जिसके कारण क्लॉटिंग का खतरा बढ़ता था। रजत जी, मैं पहले तो शुरू में बिल्कुल ठीक कहा, जो बेसलाइन है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, शकील जी मैं आपको भी यही जवाब दे रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम आपकी परसिस्ट करती है तो आपके नजदीक का फैमिली डॉक्टर या फिजिशियन आपकी बेस्ट बेट है। लेकिन फिर भी कई बार आप डॉक्टर को नहीं मिल पाते, वो आप चाहते हो कुछ आपको छुटपुट दवाई मिल जाए, तो 3-4 चीजें हैं मैं जो बताना पसंद करूंगा रजत जी। सबसे पहला, जो आजकल जो तकलीफें हो रही हैं उसमें सबसे ज्यादा एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है। उस एंग्जाइटी की वजह से थोड़ी सी हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, और उसके लिए कोई लंबे चौड़े इलाज की जरूरत नहीं होती है। कोई भी पीपीआई, जैसे कि हम रेबिप्राजोल देते हैं, और साथ में डोमपेरोडिन, जैसे कि शकील ने शिकायत की कि मुझे वोमिटिंग की फीलिंग रहती है, तो बड़े आसानी से कोई भी जो कॉमनली सेलिंग कोई भी ड्रैगोडी या जिसमें रेबिप्राजोल और डोमपेरोडिन का होता है, वो सुबह खाली पेट खाया जाए तो हमने देखा कि दिन भर बंदे का हाजमा जो है ठीक सा आता है। जो दूसरी प्रॉब्लम है वो अक्सर पोस्ट कोविड में अक्सर गले में इरिटेशन और थोड़ी सी एलर्जिक कफ बहुत कॉमन है। एलर्जिक कफ और गले में इरिटेशन, उसके लिए क्योंकि पेशेंट ने भी थोड़ा टाइम पहले स्टेरॉइड लिया होता है, तो कोई भी जो हम एक मोन्टोल्यूकास नाम का एक मास्ट सेल स्टेबलाइजर होता है, साथ में कोई भी एंटी एलर्जिक कॉमनली हैं, जो कि आई वुड से फेक्सोफेनाडिन प्लस मोन्टोल्यूकास्ट, एलिग्रा एम, बड़ा कॉमन सा नेम है, लिया जा सकता। नंबर 2। ठीक है डॉक्टर साहब, एक मिनट रुकूंगा। डॉक्टर साहब एक मिनट रुकूंगा। रामदास जी हमसे जुड़ गए। रामदास जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं सर ये कह रहा हूँ, कोरोना से बचने के लिए सर क्या क्या करना पड़ेगा? बहुत बिल्कुल यूजुअल सवाल है डॉक्टर चावला। कोरोना से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, यही पूरा देश समझना चाह रहा है। मुझे लगता है सबसे कॉमन सवाल यही है कि अगर हो जाए तब तो सबको पता है कि इस समय फेबीफ्लू और रेमडेसिविर है, ना हो उसका ब्रह्मास्त्र क्या है, डॉक्टर साहब बता दीजिए। चलो मैं पहला सवाल पूरा कर लूं। पहला मैंने स्पष्ट कहा, एसिडिटी का इलाज। दूसरा, गले की एलर्जी और सांस की एलर्जी का इलाज। इसके ऊपर जो चीजें हैं, जिन लोगों को फाइब्रोसिस लंग वगैरह का हो जाता है, वो बहुत लंबा परसिस्ट करता है, उसके लिए अपने किसी भी लंग स्पेशलिस्ट या पल्मोनरी स्पेशलिस्ट या फिजिशियन के टच में रहना है। इसके अलावा लिवर की खराबियां भी हो सकती हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज होती है कि ये क्या हो गया था मुझे, तो वो धीरे धीरे वक्त के साथ ठीक होता है। तो अगर आपकी तकलीफें परसिस्ट करती हैं तो बड़ी आसानी से अपने फिजिशियन में, कोई भी फैमिली डॉक्टर हो, वो आपकी काउंसलिंग भी करता रहेगा। उसमें इलाज की जरूरत कम होती है और काउंसलिंग की जरूरत ज्यादा होती है। अब दूसरे सज्जन जो दूसरा कॉलर थे, जो मुझे कि बचने के लिए क्या है, बचने का मेरे भाई सबसे अच्छा इलाज है कि जो हम 5 कहते हैं कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अपने घर से जबरदस्ती बाहर मत निकलो। अगर आप जैसे कि आजकल इलाके बंद पड़े हैं, अपने घर के अंदर रहो। नंबर 2, घर से बाहर जब भी निकलो तब भी मास्क लगा के निकलो। नंबर 3, जबरदस्ती की भीड़ भाड़ में कभी शामिल ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप सोचते हैं कि आजकल हिंदुस्तान में एक चीज बड़ी पाई जाती है कि मैं क्या खाऊं जो मुझे कोरोना ना हो, उसके लिए कुछ भी ऐसी चीज जरूरत नहीं है। बीच में बहुत काढ़ों का, और जिससे काढ़े वाढ़े इतने ज्यादा इस्तेमाल हो गए कि काफी नुकसान भी हुए हैं। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि प्लेन वाटर, सिंपल प्लेन वाटर, इसमें मैं उस वाद विवाद में नहीं घुसूंगा कि ताजा पानी पिया जाए या गर्म पानी पिया जाए। ऑब्वियसली ठंडा ज्यादा पीने का महत्व नहीं है। प्लेन वाटर और वार्म वाटर अगर अच्छी मात्रा में लिया जाए, एज एन एवरेज एक आम इंडिविजुअल के लिए 3 to 3.5 लीटर्स, ये सबसे बड़ा बचाव है। दूसरा, हमारे जो फल होते हैं, जिसको कि हम फल में जिनके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सब जूसी फ्रूट्स, वो अपने आप में अच्छे माने जाते हैं। और तीसरा, नॉर्मल बैलेंस्ड फूड, कोई ज्यादा चीज खाने का महत्व नहीं है। बैलेंस्ड फूड जिसमें कि प्रोटीन्स भी आवे, सब्जियां भी आवे, डॉक्टर सब लोग कर रहे हैं, ये सब लिया जाए, इससे आपका बचाव। डॉक्टर विनय अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष IMA भी हमसे जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। एक चीज डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहूंगा। एक तो प्रोसेस वैक्सीनेशन का चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है। अब 1 तारीख से जो नेक्स्ट फेज है, 3rd फेज, वो भी वैक्सीनेशन का स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि लोगों में एक सवाल ये भी है कि इमरजेंसी यूज के लिए जो दवाई है जाइडस की, उसको अप्रूवल मिला है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब, लोग वैक्सीनेशन प्रोसेस तो एक तरफ चलेगा, ये दवाई आएगी, इसका अपना महत्व क्या होगा? जो लोग बीमार हैं आज के टाइम में कोविड में, उनके लिए कोई मेडिसिन नहीं है,
ये आप कह सकते हैं वैक्सीनेशन जिसने कराया है वो पहले करा लिया है, लेकिन अगर जिसको कोविड हो जा रहा है उसके लिए कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई इलाज है नहीं, तो जो जाइडस की दवाई डॉक्टर साहब आ रही है वो कितनी कारगर इसमें साबित होगी? देखिए, बड़ी मैं कहूंगा हास्यास्पद सी बात है थोड़ी सी। आपने ठीक कहा कि जो कोरोना है उसका कोई डेफिनेट इलाज नहीं है, इसकी प्रिवेंशन ज्यादा अच्छी है जी। और प्रिवेंशन के साथ साथ वैक्सीनेशन है। ये देखा गया है कि सीनियर एल्डरली लोगों में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो गए हैं, उनमें ये अगर आया भी है तो माइल्डर फॉर्म में आया है, और इस बार इसने यंगर एज ग्रुप को ज्यादा किया, विरुलेंस है तो इससे वो लोग ज्यादा इफेक्ट में। अब जो इसकी पिछली अगर हम वेव देखें उसमें जो मेडिसिन कारगर हुई थी और जिसको हमने ज्यादा स्ट्रेस किया था, चाहे वो स्टेरॉइड्स थे, चाहे वो रेमडेसिविर थी, चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी थी या हाई एंड एंटीबायोटिक्स और बाकी चीजें थी, जिससे काफी पेशेंट बचे थे या उनका ड्यूरेशन अब उसको हमने मदद मिली थी। आज अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, बिकॉज गवर्नमेंट एंड द एजेंसीज वर नॉट प्रिपेयर्ड, तो उस शॉर्टेज को देखते हुए मुझे लगता है कि ये राइट डिसीजन नहीं है सरकार का ये कहना कि रेमडेसिविर जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट्स को मिलेगी, नंबर 1। और एडमिटेड पेशेंट जो हैं उनको बेड नहीं मिल रहे हैं, जो सीरियस हैं वो अगर डॉक्टर मिल रहा है तो बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, घर घर में तड़प रहे हैं। और ऐसा हम रोज देख रहे हैं कि काफी सारे ब्रॉड डेड हमारे हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं या काफी सीरियस कंडीशंस में आ रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये स्पेसिफिसिटी से कहना कि रेमडेसिविर जो है वो खाली एडमिटेड पेशेंट को मिलेगी, ये ठीक नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए मेडिकल प्रैक्टिशनर मिलेगी, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि बहुत जरूरी चीज है। दूसरी चीज मैं इसमें कहूंगा, जैसे नई दवाई आई है, कहा गया कि 1 हफ्ते कारगर है, ये एक स्टडी के ऊपर बेस्ड है, और मैं तो इसको इवन कमर्शियल वार भी कहता हूं कि किसी चीज को डाउन करते हैं, किसी चीज को अप करते हैं, nobody knows कि how effective this new medicine is। यही डॉक्टर साहब, यही डॉक्टर साहब चीज है, यही समझना चाह रहा हूं कि ये वैक्सीनेशन तो एक प्रिवेंशन है कि आपने लगवा लिया तो कोविड नहीं होगा तो आप मतलब 80-85% लोग कहते हैं, स्टडी कहती है कि नहीं आप 90% तक सेफ है। लेकिन जब इसकी अपनी आप कह सकते हैं ड्रग आ जाएगी कोविड से लड़ने के लिए, वो कितनी कारगर साबित होगी? क्या जो आज कोविड पेशेंट्स हैं, क्या बेसिकली उसी ड्रग की कमी हम लोग महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम डेफिनेटली एक प्रॉपर इफेक्टिव इलाज की कमी को महसूस कर रहे हैं, और उस कमी को जो हम महसूस कर रहे हैं उसमें कंफ्यूजन्स भी ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा। अब इसके कमर्शियल एंगल्स भी बहुत सारे हैं, तो मुझे लगता है कि एक इसी कारगर दवाई का जो इस बीमारी में इफेक्टिव होगी, उसकी 1 या 2 स्टडी के बाद ये कह देना कि वो इफेक्टिव है, इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो सर एक दर्शक हमारे साथ राकेश ग्वालियर से जुड़े। राकेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, राकेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि बेटा है मेरा 27 इयर्स का। हाँ जी, सवाल पूछिए राकेश जी। हाँ, तो बेटे को कुछ 2 दिन से फीवर 99-100 के बीच में रह रहा है, चेक किया है, तो क्या उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जांच कराए या नहीं कराए, क्या आपका सजेशन है सर? ठीक है, डॉक्टर श्रुति आप जवाब दीजिए राकेश के सवाल का। देखिए, इस समय जितने भी फीवर हैं हम उन सबको कोरोना से जो है वो जोड़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपना पहले टेस्ट कराएं। अगर RT-PCR हो रहा है तो वो कराएं, नहीं हो रहा है तो रैपिड एंटीजन कराएं, बट टेस्ट कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हम लोग जब टेस्ट की रिपोर्ट आएगी उसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे, बट सीइंग द सिनेरियो ऑफ ये पैंडेमिक का, इस समय टेस्ट कराना सबसे महत्वपूर्ण है। तुरंत कराइए, और टेस्ट कराने से भी, क्योंकि हो सकता है रिपोर्ट थोड़ी डिलेड आए, जैसे कि आजकल आ रही है, तो आप अपने कंसल्टेंट से या किसी फिजिशियन से तुरंत जो है उसके संपर्क में आए, और अपने कोई और सिम्टम्स है तो वो उनको बताएं, तो उस हिसाब से आपके और टेस्ट भी करा के और जांचें करा के आपको ये एग्जैक्टली बता देंगे कि आपको कोरोना है कि नहीं। ठीक है डॉक्टर चावला, एक सवाल है। आज एक अच्छी खबर आई है, हमने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री को, उन्होंने बताया कि उन्होंने कंटेनर्स इंपोर्ट करा रहे हैं। 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो भी इंपोर्ट कराया जा रहा है। साथ ही साथ 41 बड़े प्लांट्स जो हैं वो दिल्ली में लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के हर बड़े अस्पताल में प्लांट्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगाने जा रही है। अच्छा फैसला है ये, थोड़ा देर से है, लेकिन ठीक है डॉक्टर साहब, हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हाँ भाई, अगर आज भी लग जाए तो शायद 1 महीने बाद अगर वेव
फिर से आती है, फोर्थ वेव आती है, पीक होता है, तो कम से कम ऑक्सीजन की कमी दिल्ली के अंदर नहीं होगी, देश में नहीं होगी। ये बहुत ही खुशी की खबर है एंड आई अप्रिशिएट दिल्ली गवर्नमेंट जिस हिसाब से पिछले 4-5 दिन में एटलीस्ट डायरेक्ट डेथ्स हुई हैं जयपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और गंगाराम में, विच कैन बी एट्रीब्यूटेड ओनली टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन सर्विस नहीं मिली। तो ये बहुत ही प्रॉम्प्ट फैसला है। मैंने सुना है कि 21 मतलब कि ऐसे प्लांट्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं जब फिर रेडी टू यूज हो जाएंगे, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और मैं राकेश जी आपसे ये बात शेयर करूंगा, इन रेट्रोस्पेक्ट दिस कोरोना हैज बीन अ बिग टीचर ऑल्सो, कायदे से, क्योंकि हमने पता चला है कि जो ये छोटा प्लांट होता है जो हॉस्पिटल के अंदर ही लगाया जा सकता है, उसकी कॉस्ट हार्डली 1 to 1.5 CR है, जो कि आज के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बड़ी रकम नहीं कही जा सकती। कुछ भी नहीं है हमारे हिसाब से तो कायदे से हर हॉस्पिटल में एक बड़े एनी हॉस्पिटल विच इज ए मोर देन 50 to 100 हॉस्पिटल, उसका इन हाउस ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए और ऑक्सीजन लाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी पाइप्ड ऑक्सीजन, जो कि सब मरीजों को बेड पे ऑन साइड हमेशा मिले। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पे एक कमेंट डॉक्टर विनय अग्रवाल आपका भी, क्योंकि आप पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए से, इतने लंबे समय आप जुड़े रहे हैं, क्यों ना डॉक्टर साहब ऐसी भी पॉलिसी होनी चाहिए कि जो भी हॉस्पिटल है लाइसेंस एनओसी लेने जाए, वो मैंडेटरी सरकार को कर देना चाहिए कि आप एनओसी तभी मिलेगी जब आपके पास ऑक्सीजन प्लांट होगा। इतने करोड़ों अरबों रुपए में हॉस्पिटल तैयार होता है डॉक्टर साहब, क्यों ना उसमें जब आप एसी का इतना बड़ा प्लांट लगा सकते हैं करोड़ों रुपए लगा के, तो एक प्लांट ऑक्सीजन का भी होना चाहिए। क्या आने वाले समय में ये मैंडेटरी होना चाहिए? जो आज स्थिति देखी हमने देश की, क्या ये एक आप कह सकते हैं एक नियम बन जाना चाहिए कि अगर आप इतने बेड का हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो एक ऑक्सीजन प्लांट आपके पास होना ही चाहिए, आप सेल्फ सफिशिएंट रहिए, बिल्कुल किसी पर आप आश्रित मत रहिए। देखिए, 3 तरीके की इंस्टीट्यूशंस हैं। एक छोटे नर्सिंग होम्स हैं या छोटे हॉस्पिटल्स हैं, जो हम 50 से 100 बेड के कहते हैं, जो लगभग 500 गज में या 300 गज में या 400 गज के प्लॉट में बने हुए हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनी में है और कमर्शियल परमिशन लेके बने हुए हैं। वो नेबरहुड हॉस्पिटल्स कहलाते हैं। और वो जो नॉर्मल नीड्स हैं, जो सेकेंडरी केयर नीड्स हैं उस सोसाइटी की, वो कर रहे हैं। और अब काफी साले 30, 40, 50 साल से वो लोग चल रहे हैं। हाँ। उन लोगों को से ये एक्सपेक्ट करना कि वो एक ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, वो शायद उचित नहीं होगा, ना उनके पास इतनी जगह होगी। लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि जो इंस्टीट्यूशनल एरिया में हॉस्पिटल्स बन रहे हैं या जो इंस्टीट्यूशनल लैंड पे बन रहे हैं, हाँ। और एक सपोज वो 100 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स के लिए मैंडेटरी नहीं, एटलीस्ट कम से कम इतना तो कर देना चाहिए कि उनको ये प्लांट जो है ये लगाना आवश्यक है। ये इस वेव की टीचिंग है। पिछली वेव में आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी, और ये तो इस बार जो सेकंड वेव है उसमें ऑक्सीजन की कमी बहुत महसूस हो रही है। बल्कि मैं कहूंगा कि काफी डेथ्स भी हॉस्पिटल की ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं। तो इसलिए ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूं डॉक्टर चावला से कि मैंडेटरी करना चाहिए, लेकिन उन हॉस्पिटल्स में करना चाहिए जो इंस्टीट्यूशनल एरिया में है, बड़ी लैंड में है, या जिनको की 100 बेड से ऊपर के हैं। लेकिन जो छोटे नर्सिंग होम्स हैं उन लोगों के लिए कंडीशन लगाना कि वो अपनी ऑक्सीजन जनरेट करेंगे, वो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, और ना प्रैक्टिकल है। अगर बड़े हॉस्पिटल्स को भी आप अपने प्लांट्स खुद लगा ले, मैं नहीं कहता हूं कि जो नर्सिंग होम चल रहा है 10 बेड का 12 बेड का वो लगाए, मैं ये कहता हूं कि साहब जो 100 बेड 200 बेड के ऊपर के हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चल रहे हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं प्लांट अपना। बिल्कुल, मैंने कहा ना, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं या 100 बेड से ऊपर के हैं, इंस्टीट्यूशनल एरिया में हैं, उन लोगों को डेफिनेटली अपना प्लांट लगाना चाहिए। और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि इस टीचिंग से, इस वेव के बाद मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स विल गो फॉर देयर ओन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स। ठीक है डॉक्टर श्रुति, आप जो संक्रमण था आज पहली बार, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कम है, लेकिन मुंबई और दिल्ली में केसेस कुछ कम रिपोर्ट हुए हैं। जो अब तक बढ़ते जा रहे थे वो केसेस आप देखिए कुछ कम हुए। इसकी वजह क्या मानती हैं आप? क्या लॉकडाउन का इफेक्ट था? आपने इतने दिन लॉकडाउन किया, कड़ा लॉकडाउन किया, उससे संक्रमण कम हुआ? कैसे इसको आंका जाता है? जो ग्राफिक्स होते हैं, आप लोग की अपनी जो मैथमेटिक्स होती है, कैसे देखती हैं कि कैसे संक्रमण कम और ज्यादा होता है? देखिए राकेश जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि इस समय 1 दिन के आंकड़े से या 2 दिन के आंकड़े से हम लोग किसी निष्कर्ष पे नहीं आएंगे, क्योंकि इसके पीछे बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि लोग डर के टेस्टिंग कम करा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि रिसोर्सेज भी कम है थोड़े हमारे पास, और तीसरा चीज ये भी है कि इस समय लॉकडाउन भी हो गया है, तो जो इन्फेक्टिविटी रेट है,
जो 5 से 7 दिन में इन्फेक्शन होता था उसके रिजल्ट्स अब दिख रहे हैं, क्योंकि लोग कम मिल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, लोग अपने घर पर हैं, और इन्फेक्शन जो हमारा रेप्लिकेट कर रहा था वायरस, जो एक से दूसरे को विरुलेंस जो उसकी बढ़ गई थी, इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ गया था, वो थोड़ा कम हो गया है। बट मैं फिर ये बोलना चाहूंगी कि हम लोगों को इस समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 1 या 2 दिन के आंकड़े से हम लोग रिलैक्स नहीं हो सकते, और हमें इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि ये टाइम ऐसा है कि कल परसों फिर बढ़ भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जैसे मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी हो सकता है किट्स की थोड़ी शॉर्टेज थी, अब किट्स अवेलेबल हो जाए तो लोग और टेस्टिंग कराएं, तो ये अभी फ्लक्चुएट कर सकता है। बट हम लोगों को अपने कोविड एप्रोप्रिएट नॉर्म्स को जो है वो अभी भी करना चाहिए, यूज करना चाहिए, कहीं पर भी हम लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम। आगे आने वाले समय में हम इसको देखेंगे कि कैसे ये वेव और बिहेव कर रही है। 1 और 2 दिन के डेटा को ठीक हम है, लोग जो है उससे कोई भी डॉक्टर खुश नरेश नहीं चावला, डॉक्टर श्रुति मलिक और डॉक्टर विनय अग्रवाल, आप सब हमारे साथ रहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब हम लगातार डॉक्टर्स की सलाह आपको बता रहे हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं। आप घर पे हैं, कोविड पॉजिटिव, भगवान करे आप ना हो, लेकिन अगर हो गए, डॉक्टर से बातचीत नहीं हो पा रही है, तो एक बड़ा पैनल डॉक्टर्स का हमारे साथ है, इसीलिए हमने नाम दिया है इंडिया न्यूज का कोविड ओपीडी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस हिस्से की शुरुआत में हम आपको 2 तस्वीरों के साथ करेंगे। बुलंदशहर से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें एक बेबस मां अपनी बेटी की गोद में सिर रखकर सिसकने को मजबूर दिख रही है, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर यूपी के गोरखपुर से है, जहां एक पति अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए गुहार लगाता नजर आ रहा है। उसकी पत्नी कोरोना संक्रमित ना होने के बावजूद भी उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। दोनों ही तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। जी हाँ, एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही है, देख लीजिए, एकदम बीमार पड़ी है और एकदम छटपटा रही है। इसकी व्यवस्था किया जाए बाबा, जल्द से जल्द, तो बेचारी बड़ी दिक्कत में फंस जाएगी सरकार। जल्द से जल्द व्यवस्था करिए। 3 दिन 4 दिन हो गया, हम ऑक्सीजन लगा के ऊपर अपना बैठाए हैं, किसी तरह इनको जीवित रखे हैं। देखिए ऑक्सीजन लगा के, ऑक्सीजन देखिए बाबा, सिलेंडर है, सिलेंडर देखिए लगा के पूरी तरह से हम चला रहे हैं। इस बीच कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, आज सुनवाई हुई है। राष्ट्रीय संकट में मूर्खदर्शन नहीं बना रह सकता है कोर्ट, यह कहना है कि सिर्फ चुपचाप नहीं बैठ सकता कोर्ट। वैक्सीन के अलग अलग दाम पर क्या कर रहा है केंद्र, ये जवाब मांगा है। राज्यों के हालात के बारे में भी जानकारी मांगनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है मेडिकल का, क्या काम करें, वैक्सीनेशन कैसे कराएंगे, ये सब पूछा है। वैक्सीन के दाम अलग अलग क्यों है, यानी राज्य को अलग रेट पर, केंद्र को अलग रेट पर, सरकारी अस्पताल अलग रेट पर, प्राइवेट अस्पताल अलग रेट पर, इन सब पर सवाल मांगा है। मेडिकल सुविधा के बारे में क्या आप कर रहे हैं, इसको लेकर जानकारी मांगी है। शुक्रवार को होगी अगली सुनवाई। केंद्र के संसाधनों के इस्तेमाल की क्या योजना है, यानी केंद्र के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल को लेकर, उसका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा आने वाले दिनों में, यह सब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। शुक्रवार को फिर से सुनवाई होगी। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर सीएम केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है, बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं, तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी, वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी। फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे, तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को
मदद मिलेगी। मैं केंद्र सरकार के उन सभी अधिकारियों का और केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कठिन घड़ी में हम लोगों का सहयोग किया। और आज सुबह केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है कई सारे टैंकर्स। दिल्ली के लिए 5 अलग से टैंकर केंद्र सरकार ने हमें दिए हैं, उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो अभी हम 500 आईसीयू बेड्स, आज सुबह सुबह मैं मुआयना करके आया हूं, जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला मैदान है, वहां पे हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल के सामने अपना जो मेन रामलीला मैदान है, वहां भी हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। और राधा स्वामी सत्संग में हम 200 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। तो ये 1200 आईसीयू बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 आईसीयू बेड्स 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी और पूरे सिस्टम को बहुत राहत मिलेगी, जो अभी पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद हालत बिगड़ चुके हैं। शमशान घाटों में शवों का अंबार लग गया है। लोगों को शव जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही। कहीं कहीं एक साथ शवों को जलाने की खबरें भी मिल रही हैं, तो कहीं शमशान घाटों में एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं। आपको 5 तस्वीरों से दिखा रहे हैं कि जो लोग कोविड से जंग हार जाते हैं, सांसें रुक जाती हैं, ऑक्सीजन मिलता नहीं, डॉक्टर बात नहीं करता, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है, वो सब मौत के साए में पहुंच जाते हैं। और ये 5 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि देश का मेडिकल सिस्टम इस वक्त कैसे बैठ गया है। हमारे साथ तीनों डॉक्टर्स मौजूद हैं। हम चलते हैं अपने पैनल के पास। डॉक्टर नरेश चावला हैं, डॉक्टर श्रुति मलिक हैं, साथ ही साथ डॉक्टर विनय अग्रवाल है हमारे साथ हैं। तीनों डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, शुरुआत करूंगा डॉक्टर विनय अग्रवाल जी आपसे। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन को लेकर बात हो रही है कि हाँ भाई इतनी इंपोर्ट करा ली जाएगी, इतनी वैक्सीनेशन हम कर देंगे। क्या देश में जो हालात हैं, वैक्सीनेशन पर भी एक नियम ऐसा बनना चाहिए कि हर व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जाए, गली मोहल्ले गांव हर जगह जाकर वैक्सीनेशन का काम किया जाए, जैसे पोलियो ड्रॉप का आप कह सकते हैं अभियान चलाया गया था, वही जरूरत है आज वैक्सीनेशन की कि आदमी घर पे जाए, डोर बेल बजाए, एंट्री करे, वही वैक्सीनेशन लगाए, तब अगले घर की घंटी बजाए। देखिए, हमारी जो केंद्रीय सरकार है, मैं उसको का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि बड़े व्यापक पैमाने पे वो वैक्सीनेशन ड्राइव को ले रहे हैं। हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स की भी अपनी एक इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वॉल्वमेंट है। किसी भी चीज को हम अचीव नहीं कर सकते जब तक वो स्टेट्स के थ्रू इंप्लीमेंट नहीं होगी। वैक्सीनेशन के बारे में जो 1 तारीख से खुलने वाला है, अभी कुछ क्लैरिटीज भी आनी है। वो क्लैरिटीज इससे संबंधित है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, एंड उसकी प्राइसिंग के बारे में भी कुछ कंफ्यूजन है। जैसे कि केंद्रीय सरकार एक प्राइस में लेगी, स्टेट सरकार एक प्राइस में लेगी और प्राइवेट प्लेयर्स को एक अलग प्राइस में मिलेगा। इसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन होगा, क्या वो सेंट्रल होगा, उसी कोविन ऐप से होगा, या वो रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग होगा। इस पर्टिकुलर कोरोना महामारी के इस भयावह सीन के साथ साथ पीछे 1 हफ्ते में देखा गया कि वैक्सीनेशन ड्राइव को थोड़ा सा धक्का भी लगा है, लेकिन इसके वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत जरूरी भी है, व्यापक पैमाने पे लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हमको इस तरफ भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से, कितने जल्दी से जल्दी समय में हम हर यूथ को इस देश के, या सब्सटेंशियल नंबर ऑफ यूथ को और सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर सकें। इस पे अभी बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस होना है। मैंने कहा इसकी प्राइसिंग पे भी कंफ्यूजन है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कंफ्यूजन है, और इसको कैसे इंप्लीमेंट आगे करना है वो भी अभी क्लैरिटी नहीं है। बट आई एम श्योर, जैसे सरकार पे मुझे पूरा भरोसा है, हमारे आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से ड्राइव है उनका, स्टेट भी उनको कोऑपरेट कर रही हैं, उस हिसाब से ये ड्राइव भी सक्सेसफुल होगा। जिस तरीके से हमारा ड्राइव के 3 फेजेज में भी हमें काफी सक्सेस मिली। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल डॉक्टर चावला आपसे, वैक्सीनेशन की जो बात चल रही है, कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए? क्योंकि इस समय आप किसी भी व्यक्ति को फोन करिए कि साहब आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना है, हॉस्पिटल जाना है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आदमी जाने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, ये कहने की बात होगी कि हाँ वैक्सीनेशन ड्राइव आप तेज कर सकते हैं। इस समय जो मंजर है, जो फोटोग्राफ्स हैं, जो अस्पतालों की हाल है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, आदमी कह रहा है कि अभी तक हम सुरक्षित हैं, घर में ही रहिए, बाहर जाएंगे पता चला संक्रमण हो जाए तो दोबारा अस्पताल में जाएंगे भी तो बेड नहीं मिलेगी। राकेश जी, मैं 3 बातें क्लैरिफाई कर दूं। 16 जनवरी को हमारा वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और बहुत ही अच्छे से शुरू हुआ था। उसमें दिक्कतें शुरुआत में आप अच्छी तरह जानते हैं,
कुछ स्टेट्स अपना कोटा भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम कोरोना की सेकेंड वेव नहीं आई थी। लेकिन ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं, अपार्ट फ्रॉम द कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोई अच्छा कोई बचाव है तो वो वैक्सीनेशन ही है। डोंट फॉरगेट, अगर हम देखो समाज के रूप में और देश के रूप में हम देखना पसंद करें तो जब तक हम 50 to 60% आबादी को वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो वैक्सीनेट होना सिर्फ एक आदमी या व्यक्ति विशेष की गर्ज नहीं है, ये हमारे पूरे देश की और नेशनल पॉलिसी की गर्ज है। उस तहत उनको अच्छे से लगाना। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्या इसको पोलियो ड्रॉप्स की तरह घर घर जाकर लगाया जाता है? आंसर इज परहैप्स नॉट, बिकॉज पोलियो ड्रॉप्स होता है उसका कोई इमीडिएट साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बिकॉज वैक्सीन के छुटपुट साइड इफेक्ट्स होते भी हैं, और जब तक उस पेशेंट की परमिशन ना ले ली जाए, जब तक वो रजिस्टर कोविड ठीक है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अवनीश इंदिरापुरम से। अवनीश जी, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्ते जी, मुझे 23 तारीख को मैंने टेस्ट कराया था। हेलो जी अवनीश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, मैंने 23 तारीख में कोविड टेस्ट कराया था, मैं पॉजिटिव आया था, और मुझे कहा था कि फोन करेंगे हम और आपको बताएंगे, मगर मुझे किसी ने फोन नहीं किया, और मुझे बुखार अब धीरे 2 दिन तो बुखार रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दवाई मैं अपना ले रहा हूँ जी, जब कभी बुखार होता है तो मैं दवाई वगैरह ले लेता हूँ, और बाकी मैं अवनीश जी, आपके टेस्ट की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है? मेरी टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है जी। ठीक है डॉक्टर श्रुति, टेस्ट कराया था, फीवर होता है, मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, क्या करना चाहिए इन्हें? मैं अवनीश जी से ये जानना चाहूंगी कि इनको और कौन से लक्षण आ रहे हैं? अवनीश जी, और कोई प्रॉब्लम आपको, और कोई दिक्कत आपको फीवर के अलावा? मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है जी। मैं योगासन, आसन, प्राणायाम वगैरह, ध्यान वगैरह ये सब चीज कर रहा हूँ जी। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस थोड़ी सी गले में जरूर खराश है, थोड़ी सी खराश है, कभी कभी थोड़ी सी खांसी उठती है, और कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है जी। हाँ, टेस्ट में भी थोड़ी सी अब थोड़ा 2-3 दिन से मतलब इम्प्रूव हुआ है, तो मतलब ठीक हूँ। 23 तारीख को कराया था और आज मतलब 27 तारीख हो गई, तो अब तक रिपोर्ट आ जाती तो मुझे कुछ पता चलता है जी। ये ज्ञानखंड 3 इंदिरापुरम में गुरुद्वारा है जी, यूपी में इंदिरापुरम में ज्ञानखंड टेस्ट कराया था। डॉक्टर श्रुति, आपने सवाल सुना ही, आप जवाब दे सकती हैं अवनीश का। अवनीश जी, देखिए मैं ये बताना चाहूंगी कि इनको जहां तक हल्की हल्की खांसी आ रही है, खराश हो रहा है, बुखार भी आए हैं, तो ये सारे जो है ये सिम्टम्स कोरोना के हैं। तो मेरे हिसाब से इनको कोरोना के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई शुरू कर देनी चाहिए, पहली चीज ये। दूसरी चीज कि अगर इन्होंने अपना सीटी स्कैन नहीं कराया है तो वो भी करा ले, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके हिसाब से हम लोग दवाइयां डिसाइड करते हैं। तो अगर ये लोग फिर हमारे सामने पैरामीटर्स होंगे तो और अच्छे से हम बता सकते हैं, और नहीं तो अगर किसी डॉक्टर के साथ ये कंसल्टेशन कर सकते हैं, टेली कंसल्टेशन, तो वो कर ले, क्योंकि हम किसी भी दवाई को अगर हम देते हैं तो उसका इंडिकेशन होता है। तो मैं यहाँ पे इनकी जब तक मेरे पास पूरी रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, मैं ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मैं इनको बिना बात को ओवर ड्रग या ओवर दवाई नहीं देना चाहती। बट जहां तक इनके लक्षण की बात है, हाँ वो काफी हद तक कोरोना के ही लग रहे हैं, तो इसलिए एक बार अपने टेली कंसल्टेशन करके डॉक्टर से बात कर ले और अपनी दवाइयां उसी प्रकार से डॉक्टर इनको गाइड कर दे कि कैसे इनको लें। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ शालू जुड़ गई है। शालू जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सर, मुझे ये जानना है कि मेरे बेटे को सुबह से 100 बुखार चल रहा है, मैं डोलो उसको दे रही हूँ, पर उसको और कोई सिम्टम नहीं है। मैंने उसे आइसोलेट तो कर दिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? टेस्ट मैं कल सोच रही हूँ या परसों सोच रही हूँ, क्योंकि एकदम नहीं आ रही है रिपोर्ट। तो क्या मुझे टेस्ट के बाद ही कोई ट्रीटमेंट और शुरू करना चाहिए या मेरे को वेट करना चाहिए? डॉक्टर चावला, आप जवाब दे सकते हैं। मैं शालू जी आपका जवाब दे रहा हूँ। वजह जी, मैं इस किस्म के ये सवाल बड़ा कॉमन है कि थोड़ा सा बुखार आया है, 99 टाइप आया है, कोई ज्यादा गले के सिम्टम नहीं है, तो पॉलिसी क्या है? मैं वो पॉलिसी, हमारी जो नेशनल पॉलिसी है उसकी बात भी करूंगा, और जो हमारी प्रैक्टिकल पॉलिसी है जो मोस्ट डॉक्टर्स ऑल अक्रॉस इंडिया फॉलो करते हैं। आज की तारीख में महामारी चल रही है। एनी फीवर इफ until unless proven otherwise should be considered as corona, ये COVID-19 इट्स ए रूल। पर उसमें भी 2 किस्म के केसेस हैं। आई ऑलवेज कैटेगराइज इन 2 पेशेंट्स। अगर पेशेंट एल्डरली टाइप वाला है, चाहे यंग पेशेंट्स को इन्फेक्शन अब होना शुरू हो गया है, बट एनीवन हु इज 50-60 प्लस एंड हु हैज कोमॉर्बिड कंडीशंस,
उनको अलग रखा जाए। एनीबडी हु इज बिलो 50 एवरेजली, अगर छुटपुट बुखार है, जब तक RT-PCR टेस्ट ना हो जाए, पेशेंट को खाली कोसिन पे या पैरास्टामोल 500 to 650 मिलीग्राम 1 SOS 3 to 4 टाइम्स दिया जाए। दूसरा इलाज, पेशेंट को हमेशा ख्याल रखा जाए, पानी हमेशा ज्यादा पिया जाए, फ्रूट ज्यादा लिए जाएं और नॉर्मल होममेड वेजिटेरियन सिंपल खाना खाया जाए। जैसे आजकल RT-PCR की भी बहुत दिक्कत है, इवन दिल्ली NCR में भी टेस्टिंग अच्छी खुलेआम नहीं हो पा रही है। न केवल टेस्टिंग खुलेआम हो नहीं पा रही है, अब तो मैंने पाया है लोगों को इतनी दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं, अगर परिवार में एक पॉजिटिव हो जाता है ना, वो कहते हैं डॉक्टर साहब इन सबको पॉजिटिव मान लो, आपने जो करना कर लो। कहने का मतलब गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव दिया था। ठीक है, डॉक्टर साहब एक दर्शक हमारे साथ मनीषा जुड़ गई है सूरत से। मनीषा जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ, मैंने वैक्सीन लिया है और 5 दिन हो गए हैं, तो उसके बाद मैं कोई एंटीवायरल ड्रग्स ले सकती हूँ? ठीक है, डॉक्टर विनय अग्रवाल अगर आप जवाब देते। मुझे एक बार दोबारा से सवाल रिपीट करेंगे क्या? एक बार मनीषा अपना सवाल दोहरा दीजिए। हेलो, मैंने वैक्सीन ली है और उसके बाद 5 दिन हो गए हैं। हेलो जी जी मनीषा जी, आप सवाल पूछिए। हाँ, मैंने वैक्सीन लेने के बाद 5 दिन हो गए हैं। हाँ। और मुझे एंटीवायरल ड्रग्स की जरूरत पड़ी है, तो मैं एंटीवायरल ड्रग ले सकती हूँ? नहीं, बट आपको एंटीवायरल ड्रग की जरूरत क्यों पड़ी है? आपने वैक्सीन ली है, 5 दिन हो गए हैं, क्या आपको बुखार या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें आपको एंटीवायरल ड्रग लेनी है या नहीं? और अगर आप वैक्सीन ले चुके हैं आपको। हाँ, हेलो, मुझे हर्पीस के प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे एंटीवायरल ड्रग लेने की जरूरत हुई है। आप मेरे हिसाब से तो एंटीवायरल ड्रग आप किसी प्रॉपर फिजिशियन से कंसल्ट करें। अगर वो आपको सलाह देते हैं कि एंटीवायरल ड्रग लीजिए तब लें। एंटीवायरल ड्रग का ओवर यूज भी नुकसानदेह है और अच्छा नहीं। ठीक है, एक दर्शक प्रदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए गाजियाबाद से। प्रदीप जी, आप सवाल पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग वैक्सीन लगवाते हैं उनको बुखार होता है और बुखार होने के बाद वो लोग दूसरे से भी बात करने लगते हैं, क्या उनको भी बुखार संक्रमित करता है जो वैक्सीन लगवाया? क्योंकि ये चीज मैंने नोट किया, जिसको बुखार होता है वो दूसरों से जैसी बात करता है तो उसको भी बुखार या फीवर होना स्टार्ट हो जाता है। क्या ऐसा है कि वैक्सीन लगाने के बाद 1 हफ्ता घर के अंदर रहना चाहिए? डॉक्टर श्रुति, क्योंकि आप मुस्कुरा रही, मुझे लगता है आप ही जवाब दीजिए इसका। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगी कि इस समय वैक्सीन लगाने के बाद फीवर आना, थकावट होना, शरीर में दर्द होना, हेडेक होना, ये आम तौर पर बातें हैं जो होती हैं। बट किसी के साथ अगर आप वैक्सीन लगवाने के बाद मिल रहे हैं और आपको फीवर आए तो वो फीवर आपको संक्रमित नहीं करेगा, बल्कि अगर आप कोविड पॉजिटिव है और आपको फीवर आया है तो वो संक्रमित कर सकता है। बट वैक्सीन लगाने के बाद जो नॉर्मल फीवर आ रहा है वो आपको कभी संक्रमित नहीं करेगा। ठीक है, डॉक्टर चावला, बार बार बात यही हो रही है कि वैक्सीनेशन कराया जाए, ऑक्सीजन जो है वो प्रोक्योरमेंट ज्यादा किया जाए। लोगों ने देखिए सवाल यहां तक पूछा आपसे कि भाई कोविड से कैसे बचा जाए। एक स्टडी ऐसी भी है और एक जानकार व्यक्ति थे जिनसे मेरी बात हो रही थी, हो सकता है वो मैं नाम ना ले पाऊं, उन्होंने ये बात कही कि भाई आप मान के चलिए कि अगर प्रोसेस SOPs फॉलो नहीं होगी तो देश में 90% तक संक्रमण फैल सकता है। मैं रजत इस बात को आज क्लैरिफाई कर दूं, आई एम मेकिंग अ पब्लिक स्टेटमेंट इसका कि इट मे हैव फार रीचिंग रिपरकशंस। दिस वायरस विल इफेक्ट practically every living soul. Understand it, this virus will affect practically every living soul, मतलब कि जिसने सांस लेनी है, जिसने, क्योंकि लेटर और सूनर, चाहे उसको वो फेटली इन्फेक्ट करता है या सिंपल माइल्ड डिसीज करता है, जिसने सांस ली और उसके आसपास ये वायरस है। अभी हमारे गांवों में क्यों नहीं घुसा? गांवों में इसलिए नहीं घुसा कि वहां भी वायरस लोग लेके नहीं जा पाए। तो प्रैक्टिकली हर इंसान को ये वायरस टच करेगा जरूर, सबको इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, इसी पे क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर श्रुति और विनय अग्रवाल से लेते हैं। डॉक्टर विनय अग्रवाल, 90% लोग संक्रमित होंगे, मानते हैं आप डॉक्टर विनय अग्रवाल? हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रैक्टिकली ये जो सेकंड वेव है ये लगभग कम्युनिटी स्प्रेड है। इसमें पता ही नहीं लग रहा है, पूरी की पूरी परिवार या पूरी की पूरी लोकेलिटी, पूरी की पूरी सोसाइटी, वो सब लोग इसमें इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से कम्युनिटी स्प्रेड है। इसमें एक और मेजर चीज हमें जाननी चाहिए, ये 2 भागों में बटा है। अभी जैसे जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगाया है, जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है, जिनको कि 2 फेजेस में वैक्सीनेशन लगा है 45 से ऊपर,
और 60 से ऊपर के लोगों को, उन लोगों में संक्रमण तो हो रहा है, लेकिन वो संक्रमण माइल्डर फॉर्म में है। ठीक है, माइल्डर। डॉक्टर साहब वक्त की थोड़ी कमी है, डॉक्टर साहब वक्त की थोड़ी सी कमी है। डॉक्टर श्रुति आपसे भी यही सवाल, 90% संक्रमण का खतरा है, लोग कैसे बचें इससे? देखिए बिल्कुल सही बात है, इस समय इन्फेक्टिविटी रेट पिछली वेव के मुताबिक बहुत ज्यादा हो गया है। मास्क पहने, हैंड हाइजीन फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, डबल मास्क पहने और घर से बिल्कुल ना निकले जब तक कि बहुत इंपॉर्टेंट ना हो। मैं ये बता दूं, ये सारी चीजें, और वैक्सीन सबसे इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन लगवाएं। ठीक है डॉक्टर श्रुति, घर से बाहर मत निकलिए। वैक्सीन की जब आप एक तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव है, सब लोग वैक्सीनेशन कराइए। डॉक्टर नरेश चावला, श्रुति मलिक, विनय अग्रवाल, तीनों बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ थे इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी पर। देश भर से लोगों ने सवाल पूछा और डॉक्टर्स ने अपनी सलाह दी। इंडिया न्यूज की मुहिम है, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपके कोई भी सवाल है मेडिकल साइंस से रिलेटेड, एक बड़ा पैनल हमेशा इंडिया न्यूज पर रहेगा जो आपके सवालों का जवाब देगा। हम आपकी जंग लड़ेंगे। फिलहाल एक ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।